इसमें जो कोर्ट की नुमाइशें हैं उनको देखेंगे, डिफरेंट रूल्स कौन कौन से हैं बैडमिंटन के उनको देखेंगे, मुख्तलिफ तरह की इस्तेलाहात जो इस्तेमाल की जाती हैं बैडमिंटन में उनको, और इसके मेजर जो कप हैं या ट्रॉफीज़ हैं। अमूमी तौर पर ये इनमें से एक क्वेश्चन आपको याद होगा, आम तौर पर आता है उबर कप किस गेम से रिलेटेड है या थॉमस कप किस गेम से रिलेटेड है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो जो मेजर कप हैं इसके ट्रॉफीज हैं उनको देखेंगे। तो जी बैडमिंटन है, बैडमिंटन कोर्ट इंडोर गेम है, एक जिम्नेजियम में खेली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है ना उतनी सहूलियात हैं, तो हम अमूमी तौर पर जो बैडमिंटन है उसको भी ओपन ही खेलते हैं। लेकिन जहाँ भी अवेलेबिलिटी हो किसी जिम की, जिम्नेजियम की, या अमूमी तौर पर स्कूल्स में जो हॉल रूम होते हैं तो वहाँ पर जो इसको हम खेलते हैं, क्योंकि जो हवा है वो इसके ऊपर, फिर अगर ओपन एयर है तो हवा इसके ऊपर बहुत असरअंदाज होती है। तो बैडमिंटन कोर्ट सेहन में खेले जाने वाला खेल है, या कोर्ट में खेले जाने वाला खेल है, जिसमें रैकेट के साथ जो शटल को हम मारते हैं, कि कोशिश की जाती है कि शटल को मुखालफ के कोर्ट में गिराया जाए ताकि जो पॉइंट है वो हासिल किया जा सके। तो बैडमिंटन खेल का जो नाम है बैडमिंटन, इसके रखे जाने की वजह इंग्लैंड के जो जनूब मगरबी इलाका है ग्लोस्टरशायर, उसको जिस तरह हमारे यहाँ पे ज़िला होता है सूबे का, तो वहाँ काउंटी होती है। तो काउंटी जो है ग्लोस्टरशायर है, वेस्ट वेल्स का इलाका है। तो वहाँ पे ब्यूफोर्ट के जो उमरा हैं, यानी कि जो रईसज़ादे थे, उमरा थे, उन्होंने इस खेल को शुरू किया। पहली मरतबा 1873 में इस खेल को उन्होंने वहाँ पर खेलना शुरू किया। तो इस खेल की जो जड़ें हैं, या इसको कह सकते हैं जो शवाहद हैं, वो ये भी मिलते हैं कि ये जो गेम है इसी तरह से मिलती जुलती जो खेल है वो कदीम यूनान में, चाइना में, इंडिया में, इन ममालिक में खेली जाती रही है। और अमूमी तौर पर ये बड़ी क्लोजली रिलेटेड है, जो उम्र के जो लोग खेलते थे बैटल डोर, यानी कि जंगी जो मशकें हैं, शटल कॉक वगैरह, तो इन गेमों से भी इसको मंसूब किया जाता है। बैडमिंटन जो है वो डायरेक्टली अगर उसको कहा जाए माखूज है पूना से, इंडिया का शहर है पूना, वहाँ से। तो वहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी थी जंग आज़ादी के बाद, जंग आज़ादी के बाद जब उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया 1857 के बाद, तो फिर वहाँ पर जो यहाँ पर मकामी रहायशी थे ब्रिटिश सिपाही, तो ब्रिटिश सिपाही जो यहाँ पर रहाइश पजीर थे, अफीसर थे, वो इस गेम को 1860 में वहाँ पर खेलते रहे हैं। तो रैकेट स्पोर्ट्स जो देखा जाए तो रैकेट स्पोर्ट्स में हमारे पास कौन कौन सी हैं, टेबल टेनिस है, एक रैकेट स्पोर्ट है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, ये रैकेट स्पोर्ट कहलाती हैं। यानी कि जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रैकेट के साथ जो है वो खेला जाए, तो ऐसी गेम। तो रैकेट स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो ये दुनिया में खेली जाने वाली तेज तरीन गेम है। तेज तरीन गेम है क्यों? क्योंकि दौरान खेल जब खेल रहे होते हैं तो शटल की जो रफ्तार है वो 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो हरकत कर रही होती है। तो इसी वजह से जो शायकीन हैं उनके लिए ये जो गेम है वो बड़ी दिलचस्पी की हामिल है कि इतनी तेज़ी के साथ, ये भी क्वेश्चन अमूमी तौर पर पेपर में आता है, द फास्टेस्ट गेम वर्ल्ड, तो वो बैडमिंटन है कि जो बैडमिंटन है वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो दुनिया की जो तेज़ तरीन खेलें हैं उनमें से इसको एक तस्वर जो है वो किया जाता है। तो बैडमिंटन की जो वर्ल्ड फेडरेशन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के नाम से, और IBF भी, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन भी है। तो ये जो BWF है ये वर्ल्ड फेडरेशन है, गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन की, जो कि 1934 में तश्कील दी गई
जो इसका हेडक्वार्टर है वो अभी तक कुआलालंपुर मलेशिया का जो दारुल खलाफा है गालबन, तो वहाँ पर है। तो जो इसके पहले सदर थे जॉर्ज एलन थॉमस, वो थे ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश नेशनल थे और बैडमिंटन के जो प्लेयर थे। तो जो अब मौजूदा सदर हैं पॉल एच लार्सन, वो इस वक्त बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के मौजूदा सदर हैं। डेनिश नेशनल हैं, यानी कि डेनमार्क के रहने वाले हैं, और डेनमार्क की जो कौमी टीम है उसके बैडमिंटन के प्लेयर रहे हैं, और उन्होंने जो मेजर इंटरनेशनल सिंगल टाइटल 1990 में जो विन किया हुआ है। तो इस ये जो उसकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसके हैं। तो फर्स्ट अनऑफिशियल ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो पहली है मर्दों की, अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल बाद में, ये अनऑफिशियल है, यानी कि क्योंकि लोग खेलते तो रहे थे, तो जो ऑफिशियल होगी वो तो डेफिनेटली जब वर्ल्ड इसकी गवर्निंग बॉडी बनी है उसके बाद ही कंसीडर की जाएगी। तो उससे पहले जो अनऑफिशियल ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप थी मर्दों के लिए वो 1899 में हुई, एंड द फर्स्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट फॉर वुमेन इसी के एक साल बाद जो खवातीन के लिए भी जो मुनक्कद किया गया चैम्पियनशिप 1900 में मुनक्कद की गई। तो BWF के ज़ेर एहतमाम अगर देखा जाए तो पहली इफ्तिताई वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो 1977 में मुनक्कद हुई, और डेनमार्क इसमें जो है वो फातेह करार पाई थी। तो पहली जो जितनी भी चैंपियनशिप्स हैं ये 1900 गालबन 3 जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हैं 3-3 साल के वक्फे से हुई है। इनकी पहली 1977 में हुई, उसके बाद फिर ये आई 1980 में, फिर 1983 में। तो लेकिन जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसके लिए हर 3 साल बाद टूर्नामेंट का इनेकाद करवाना मुश्किल हुआ, तो उन्होंने फिर साथ इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन IBF के दामन से इसको फिर बाद में स्टार्ट किया, और उसके बाद से ये हर 2 साल बाद जो है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो मुनक्कद होती आ रही है। तो बैडमिंटन के जो ओलंपिक खेलों में इसको अगर देखा जाए शामिल किया गया कब, तो वो सबसे पहले तो 1972 में है। ये याद रखा कीजिए कि अगर तो क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए एज डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स तो वो और ओलंपिक्स होती है, अगर एज अ मेडल स्पोर्ट्स पूछा जाए तो फिर वो और किसी ओलंपिक में होती है। जिस तरह बैडमिंटन की है तो एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स जो है वो 1972 में हुई। जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे उसको वॉलीबॉल को, तो वॉलीबॉल को हमने उसमें डिस्कस किया जी पहले, तो जो एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स वो 1904 में भी उसमें कंसीडर की गई। तो इसी तरह जो बैडमिंटन है वो 1972 में बतौर डेमोन्स्ट्रेशन मज़ाहराती खेल इसको शामिल किया गया, और उसके बाद नुमाइशी तौर पर 1988 में भी इसको ओलंपिक में शामिल किया गया। लेकिन बार्सिलोना ओलंपिक्स 1992 बार्सिलोना के जो ओलंपिक्स थी उसमें इस खेल को, बैडमिंटन को एज अ फुल मेडल, यानी कि इसका जो विनर होगा उसको मेडल जो मिलना शुरू हुआ, फुल मेडल ओलंपिक स्पोर्ट्स के तौर पर इसको शामिल किया गया, जिसमें मेंस के भी इवेंट थे और वुमेन्स के सिंगल के, यानी कि सिंगल इसमें 2 टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक होती है सिंगल, यानी कि एक अपोनेंट, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी होगा, दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी होगा 1 अगेंस्ट 1, और एक टर्म यूज की जाती है डबल, तो उसमें दोनों टीमों के 2-2 खिलाड़ी होंगे। तो ये जो इवेंट थे वो इनकाद करवाया गया। लेकिन जो मिक्स्ड डबल है, मिक्स्ड डबल के जो इवेंट थे वो 1996 की जो ओलंपिक्स थी उसमें इंक्लूड जो है वो किए गए। मिक्स्ड में क्या होता है कि एक फीमेल होती है और एक मेल प्लेयर होता है, तो 2 अफराद ऐसे मिलकर जो टीम है वो तश्कील दी जाती है। तो दूसरी जो डबल है वो दोनों मेल होते हैं या दोनों फीमेल होती हैं। तो दूसरे इवेंट जो हैं वो सिंगल डबल वो ऐसे होते हैं, यानी कि जेंडर सेम होता है। तो मिक्स्ड में एक मेल हो सकता है और एक फीमेल होता है। तो मिक्स्ड इवेंट जो है उसको 1996 में ओलंपिक में शामिल किया गया। आगे चलते हैं बैडमिंटन के प्लेइंग कोर्ट की तरफ। कोर्ट की डायमेंशंस हैं। बैडमिंटन चूँकि मैंने बताया अभी कि सिंगल्स भी है और डबल भी है, तो इस वजह से जो इसका कोर्ट है उसकी पैमाइशों में फ़र्क होगा।
सिर्फ कौन सा फ़र्क होगा कि जो उसकी विड्थ है, चौड़ाई है कोट की, उसमें फ़र्क होता है, क्योंकि जो साइड गैलरी है या उसे एलआई भी कहा जाता है, तो वो बैडमिंटन के कोर्ट में फिर कंसीडर नहीं की जाती सिंगल में। बैक गैलरी कंसीडर की जाती है, साइड गैलरी सिंगल के जो इवेंट है उसके लिए कंसीडर नहीं की जाती। ये आपके सामने है डायमेंशन इन मीटर्स। मीटर में भी इसकी नुमाइश अमूमी तौर पर की जाती है या फीट में भी की जाती है। तो ये बैडमिंटन का कोर्ट है आपके सामने, रेक्टेंगुलर शेप है। ये व्यू साइड से है तो इस वजह से आपको लग रहा होगा कि पता नहीं एक साइड ऊंची है एक साइड तो, अदरवाइज बिल्कुल फ्लैट होता है। और जो कोर्ट है वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है नेट के साथ। दरमियान में लाइन नहीं होती तो नेट जो है वो इसको तकसीम करता है। तो मुस्ततील शक्ल का होता है। ये आगे है जो उसकी डायमेंशन इन फीट है। अगर मीटर्स में आप करना चाहते हैं तो ये इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप फीट में करना चाहते हैं तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। या चले ठीक है, हम दोनों में करते हैं, जो मीटर्स में भी और फीट में भी। तो बैडमिंटन का जो कोर्ट है आमतौर पर लकड़ी का जो फर्श होता है, क्योंकि इंडोर गेम है तो जिम्नेजियम का जो फर्श होता है वो नीचे से अमूमी तौर पर लकड़ी का होता है, तो उसके ऊपर ये लाइनों के साथ मार्क किया जाता है। या अगर लकड़ी के फर्श के ऊपर लाइनें ना लगाई जाए तो फिर जो मैट है या कालीन इस तरह का होता है जो बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मसनूई, तो उसके ऊपर उसके साथ जो है वो लाइनें उसके ऊपर लगाई जाती हैं, ताकि जो आम अगर परमिशन नहीं है जी जो हमारा कोड ना खराब, दूसरा फर्श जो है वो ना खराब हो। तो चूंकि दो तरह के मुकाबला जात हैं इसलिए इनकी लाइनें जो है वो मुकाबला जात को मद्देनजर रखते हुए लगाई जाती हैं। लाइनों का जो रंग है वो वाइट कलर का होता है, या अमूमी तौर पर अगर नीचे से उसका टर्फ चेंज है कलर तो फिर येलो कलर का हो सकता है। कोर्ट की जो शक्ल है वो रेक्टेंगुलर शेप होती है। और इसकी जो हदबंदी है, लाइनें जितनी भी हैं वो 40 mm को अगर हम सेंटीमीटर में कवर कर रहे हैं तो वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर उसको हम इंचेस में करते हैं तो वो 1.5 इंच जो है वो मोटी लाइनें लगाई जाती हैं, जिनसे इसकी जो हदबंदी है यानी कि तमाम जितनी भी लाइनें इसकी लगाई जाएंगी वो 1.5 इंच मोटी, या उसको अगर सेंटीमीटर में कहा जाएगा तो 4 सेंटीमीटर मोटी, और अगर मिलीमीटर में कहा जाएगा तो 40 mm की ये तमाम जो लाइनें हैं वो लगाई जाती हैं। तो कोट की जो लेंथ है वो मेल के लिए और या फीमेल के लिए सेम होगी, लेकिन जो सिंगल्स और डबल में भी ये सेम होगी, सिर्फ सिंगल और डबल में विड्थ जो है वो चेंज होगी। तो कोट की लंबाई चाहे सिंगल हो या डबल हो, मैन हो वुमन हो, तो उनके लिए एक ही रहती है 13.40 मीटर। ये देखिए जी, ये 13.40 मीटर इसकी लेंथ है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर की जाएगी 13.40 मीटर, या इसको अगर फीट में कहा जाएगा तो हम इसको 44 फीट भी कह सकते हैं। और इसी तरह चौड़ाई जो है वो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक डबल कंसीडर होगी, नहीं तो अगर सिंगल हमने कंसीडर करना है तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 5.18 मीटर सिंगल्स के लिए, और जो डबल है उसके लिए ये बाहर वाली लाइनें हैं, साइड गैलरी जो है उसको हम करेंगे इंक्लूड, तो उसके साथ फिर जो है वो 6.10 मीटर बन जाएगी। तो 5.18 मीटर या उसको 17 फीट कह सकते हैं। और डबल के लिए जो इसकी चौड़ाई है वो 6.10 मीटर या उसको 20 फीट जो है वो कहा जाता है, यानी कि दोनों तरफ है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी साइड गैलरी है वो 1.5 फुट है वो उसकी होती है, 1.5 फुट एक साइड पर और 1.5 फुट दूसरी साइड के ऊपर। तो 3 फुट ये जब उसमें ऐड होते हैं तो जो अंदर वाली लाइनें हैं वो 17 फीट जो है उनका होता है दरमियान से फर्क, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन फासला है वो 17 मीटर तक होता है। तो अमूमी तौर पर जो फुल कोट है उसको डायगनली मेजर किया जाता है। डायगनल कहते हैं वितरी। वितरी पोजीशन कौन सी होगी, ये कि अगर हमने इस जगह से लेकर
इस जगह से लेकर इस जगह तक जो क्रॉस में इसको अगर नुमाइश की जाएगी तो इसको कहते हैं वितरी तौर पर। तो वितरी तौर पर जो है वो इसका जो दूसरा पैमाइश है वो 14.72 मीटर जो है होती है। तो कोर्ट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जब दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो क्या होगा, दरमियान में नेट लगेगा, नेट दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। तो आप देखिए कि जो चौड़ाई थी वो अगर सिंगल साइड है तो सिंगल साइड के लिए हमने जैसे डिस्कस किया कि 17 फुट है। तो जब कोर्ट लग जाएगा, दरमियान में नेट लग जाएगा, तो जो एक हिस्सा है इसका मतलब वो 6.7 मीटर और 6.7 मीटर एक तरफ आ जाएगा, 6.7 मीटर दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब 22 मीटर 22 फुट ज़रब 17 फुट जो है वो इसकी एक साइड के ऊपर पैमाइश आएगी। अगर यही डबल हो तो फिर उसमें क्या कंसीडर करना है हमने, साइड गैलरी। साइड गैलरी के साथ कोर्ट की जो चौड़ाई है वो होती है 6.10 मीटर यानी कि 20 फीट। और जो एक साइड है नेट से इस तरफ वो कितनी बनती है, उसकी लंबाई 22 फुट यानी कि 22 ज़रब 20 मीटर की एक साइड और 22 ज़रब 20 मीटर की दूसरी साइड होगी डबल के लिए। और अगर ओवरऑल इसकी पैमाइश देखी जाए तो डबल के लिए 44 फीट उसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है वो 20 फीट है। और अगर सिंगल के लिए देखा जाए तो 17 फीट जो उसकी लंबाई है, 17 फीट उसकी चौड़ाई है और 44 फीट उसकी जो लंबाई है वो कंसीडर की जाएगी। तो कोर्ट जो नेट है, बैडमिंटन कोर्ट जो है उसके उसको 4 सर्विस कोर्ट में जो तकसीम किया जाता है। सर्विस कोर्ट कौन से हैं ये, यानी कि उसको 4 सर्विस कोर्ट्स में तकसीम किया जाता है। एक ये कोर्ट है, एक ये है और एक ये और एक ये, यानी कि दोनों साइडों के ऊपर एक जो राइट सर्विस कोर्ट होगा और एक जो है वो लेफ्ट सर्विस कोर्ट होगा। तो इसकी जो लंबाई है वो 3.88 मीटर यानी कि इस लाइन से, शॉर्ट सर्विस लाइन इस लाइन को कहा जाता है जो नेट से लगाई जाती है। तो इस लाइन से लेकर लॉन्ग सर्विस लाइन ये लाइन है, तो इस लाइन तक ये जो दरमियानी एरिया है ये हमारा क्या कहलाता है, सर्विस कोर्ट। जब भी सर्विस करवाई जाएगी इस कोर्ट के अंदर से करवाई जाएगी। अगर लेफ्ट साइड से सर्विस करवा रहे हैं तो उसका जाना दूसरी तरफ की लेफ्ट साइड ये होगी, तो उधर जाना जरूरी है। अगर राइट साइड से सर्विस करवा रहे हैं तो यहाँ से सर्विस करवाते हैं तो उसका इस कोर्ट में आकर गिरना जरूरी है। तो ये राइट सर्विस कोर्ट है, इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.88 मीटर और या उसको फीट में कहें तो 12 फुट 7 इंच भी कहा जा सकता है। और जो इसकी चौड़ाई है वो 2.53 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.53 मीटर है। अगर इसको हम फीट में कहेंगे तो 8 फुट 3 इंच भी उसको कहा जा सकता है। तो बैडमिंटन कोर्ट में दो तरह की सर्विस लाइन है। एक आपको ये बता दें कि शॉर्ट सर्विस लाइन इसे कहा जाता है, ये वाली लाइन, एरो नजर आ रहा है आप सबको? यस सर आ रहा है जी। ये जो लाइन है ये कौन सी है, शॉर्ट सर्विस लाइन है। और ये जो बैक साइड के ऊपर है ये कौन सी है, लॉन्ग सर्विस लाइन। यानी कि जब भी सर्विस करवाई जाएगी वो या यहाँ से करवाई जाए यहाँ से करवाई जाए। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं कोर्ट के बाहर से जाके सर्विस करवाऊंगा। वो इस सर्विस की जो दोनों लाइनें हैं इनके दरमियान से सर्विस करवाएगा। ये जो शॉर्ट सर्विस लाइन है ये कहाँ से लगाई जाती है, इस नेट से। ये नेट है तो नेट से 1.98 मीटर के फासले के ऊपर है। बिल्कुल नेट इस तरह लगा हुआ है, पैरेलल इसी के लगेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला ये दरमियान में कितना होगा, 1.98 मीटर। अगर इसको फीट में करेंगे तो वो बन जाएगा 6 फुट 6 इंच के फासले के ऊपर। अमूमी तौर पर फीट में ही बैडमिंटन कोर्ट की जो पैमाइशें वो याद की जाती हैं, क्योंकि फुट में उसको याद करना आसान है। सीधी सीधी सी पैमाइशें हैं कि लंबाई कर लेंगे 44 फुट, चौड़ाई 20 फुट और या 17 फुट और 6 फुट 6 इंच ये हो गया। तो इस तरह जो है वो अमूमी तौर पर फीट में इसको याद जो है वो किया जाता है। तो जो लॉन्ग सर्विस लाइन है ये वाली, अब इसका फासला कहाँ से मेजर किया जाता है, ये जो एंड वाली लाइन है इस लाइन को क्या कहा जाता है, बेस लाइन। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है जी, बेस लाइन का ताल्लुक किस से है। तो ये जो बेस लाइन है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये बेस लाइन टेनिस में भी होती है, बेस लाइन लॉन टेनिस में, तो इसमें भी होती है। तो ये मेन है बेस लाइन। तो इस बेस लाइन से 2.5 फुट जो अंदर यानी कि 2 फुट 6 इंच जो है वो लगाई जाती है। 2.36 उसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें जब लाइनें लगती हैं तो उसकी पैमाइश निकल के, वरना ये वैसे जो बैक गैलरी है वो कितनी होती है 76 सेंटीमीटर की।
तो इसी तरह ये 0.72 मीटर उसको कहा जा सकता है 0.72। तो उसमें क्योंकि 40 mm की लाइन है तो वो जब लाइनें लगेंगी तो वो 76 ही कंसीडर किया जाएगा। तो 0.72 मीटर के फासले पर इसी लाइन के मतवाजी लगाई जाती है, किस लाइन के, लॉन्ग सर्विस लाइन किसके मतवाजी लगाई जाती है, इस बेस लाइन के। तो यहाँ से ये फासला 2.36 फुट या 0.72 मीटर, और ये जो फासला है ये 6 फुट 6 इंच, या इसको अगर फिट में कहा जाएगा तो 1.98 जो है वो मीटर होता है। उसके बाद जो नेट है, नेट बिल्कुल जो साइड लाइन है उनके ऊपर होता है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। नेट जो पोस्ट हाइट्स है, पोस्ट पोल जिनके साथ नेट को बांधा जाता है, उसकी जो बुलंदी है वो कोर्ट की सतह से जो 1.55 मीटर जो उसकी बुलंदी होती है, और जो जाली होती है जिससे नेट बना होता है वो मैश, उसकी थिकनेस जो है वो 15 से 20 mm। बैडमिंटन के नेट की जो जाली है उसकी थिकनेस होती है 15 से 20 mm की, और जो डेप्थ है यानी कि उसकी जो चौड़ाई है बैडमिंटन के नेट की वो 760 mm, या अगर उसको सेंटीमीटर में कंसीडर किया जाएगा तो 76 सेंटीमीटर, या अगर उसको हम फुट में कंसीडर करते हैं तो वो जो 2.5 फुट जो है उसको 2 फुट 6 इंच जो है बनती है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है, 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर तो 2 फुट, और ऊपर वाले जो ये हैं वो 2 फुट 6 इंच उसको कहा जा सकता है बैडमिंटन के नेट की चौड़ाई होती है। तो बिल्कुल ये ऊपर से लेकर जमीन तक नहीं जुड़ा होता बल्कि नीचे इसका खला मौजूद होता है। तो विड्थ है जो बैडमिंटन की लंबाई उसको क्या यहाँ पर विड्थ लिखा है, या लेंथ उसको कंसिडर कर लें कि जो बैडमिंटन की विड्थ इसलिए लिखा है क्योंकि वो कोर्ट की जो विड्थ है वो 6.10 मीटर थी, तो बैडमिंटन के नेट की जो विड्थ है उसी को फॉलो करते हुए विड्थ लिखा है, तो ये 6.10 मीटर, या अगर हमने इसको फुट में पढ़ा था तो वो कितना था, 20 फुट उसकी जो विड्थ है वो होती है। तो हाइट ऑफ बैडमिंटन फ्रॉम द सेंटर सरफेस ऑफ कोर्ट, सेंटर सरफेस कौन सी है, ये बिल्कुल दरमियान से, यहाँ से ये सेंटर सरफेस है, यहाँ से अगर बैडमिंटन के नेट की हाइट देखेंगे तो ये 5 फुट पूरी होनी चाहिए, इसमें थोड़ी सी भी कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अगर इसको यहाँ से देखते हैं साइडों से, यहाँ से लेकर ये सेंटर दूसरा है सरफेस है कोर्ट की, तो यहाँ से फिर यहाँ तक जो हाइट है वो इसमें फर्क होता है 5 फुट 1 इंच, यानी कि थोड़ा सा जो झुकाव का लेवल है वो 1 इंच होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक 5 फुट 1 इंच होगा, और यहाँ अगर बिल्कुल उसको साइड से हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्कुल 5 फुट जो है वो उसकी हाइट बनती है। तो 5 फुट होती है। द टॉप ऑफ द नेट शैल बी एज विद 75 mm वाइड टेप, ऊपर की जो पट्टी लगी होती है इसकी, तो उसकी जो चौड़ाई है वो 75 मिलीमीटर, अगर उसको सेंटीमीटर में कंसीडर करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर, अगर उसको हम कंसीडर करेंगे इंचेस में तो वो 3 इंच बनेंगे। तो 3 इंच सफेद रंग की जो पट्टी होती है जिसने नेट जो जालियां हैं डोरियां हैं वो उसके अंदर होती हैं, और उसने ऊपर से उसको सिलाई किया होता है और वो बंधी हुई होती हैं, उसके साथ उसके अंदर से एक कॉर्ड रस्सी जो है वो केबल जो है वो गुजारी जाती है ताकि उसकी मदद से नेट को जो उसके साथ पोल या पोस्ट के साथ मजबूती के साथ बांधा जा सके। तो जो नेट है वो अच्छी किस्म की और गहरे रंग की जो डोरियां हैं उनसे बना होता है, ये ना हो कि उसके साथ बंदा टकराए और वो टूट जाए, तो इतनी हल्की नहीं होती, वो अच्छे किस्म की जो डोरी होती है उसके साथ है, और गहरे रंग की बिल्कुल वाइट कलर का ही अगर वो हो जाएगा तो अगर फिर ना तो जजमेंट होगी लाइट्स में, तो इस वजह से उसको डार्क कलर का जो बैडमिंटन का नेट है वो ऑफिशियली रखा जाता है। उसके बाद शटल की तरफ आते हैं इसकी। तो शटल नेचुरल भी हो सकती है कुदरती तौर पर, या किसी सिंथेटिक मटेरियल से मसनूई मवाद से बनी हो सकती है। जो इसके अंदर जो 16 पर हैं वो होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का ये क्वेश्चन है कि शटल के अंदर पर की तादाद कितनी होती है, वो 16 फीदर्स हैं जो कि फिक्स्ड इन दी बेस, जो इसका पैंदा होता है उसके साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो
तमाम जो फीदर शेल है वह यूनिफॉर्म लेंथ, इनकी जो लंबाई है वो 62 mm से 70 mm या 6.2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक होती है। कहाँ से मेजर किया जाता है इसको? जो टॉप है, ऊपर का टॉप टिप जो है उसकी पर फीदर की, वहां से लेकर बेस का जो टॉप है, यानी कि जो पेंदा है उसका ऊपर वाला हिस्सा, वहां पर अगर फीते को रखा जाए और उसका जो टॉप वाला एरिया है उसको पैमाइश किया जाए तो ये 62 से लेकर 70 मिलीमीटर के दरमियान होगा। तो जो टिप है ऑफ फीदर शेल लाई ऑन अ सर्कल, तो उनको इस तरीके से जोड़ा जाता है कि वो सर्कल बन जाता है, ये बिल्कुल गोलाई की शक्ल से ऊपर से होती है। तो उसका जो डायमीटर है वो 58 से 68 मिलीमीटर होता है, 5.8 सेंटीमीटर से 6.8 सेंटीमीटर। ये आगे तस्वीर होगी, ये देखिए, ये आपको यहाँ पर शटल नजर आ रही है। तो ये जो पर हैं इनकी तादाद 16 होती है। इनको इस तरह मजबूती से एक दूसरे के साथ बांधा होता है कि ये नीचे से जो कॉक है उसके साथ अटैच होती है, मजबूती के साथ जुड़ी होती है। और इस तरह जब ये गोलाई की शक्ल इख्तियार करती है तो यहाँ पर अगर फीता रख के यहाँ तक उसकी पैमाइश की जाए तो ये 68 mm, मिनिमम कितना है 58, और मैक्सिमम जो है वो 68 mm 6.8 सेंटीमीटर। अगर इंचज में उसको करेंगे तो 2.65 इंच तक जो है वो उसकी जो होती है डायमीटर। तो अगर इस तरह उसकी पैमाइश की जाए, यहाँ से ये पेंदा है, पेंदे का टॉप है बेस का, तो बेस के टॉप से इस टिप तक की है उसकी उन्होंने मेजरमेंट की हुई है। 2.75 जो है वो उसकी हो सकती है। 70 mm, 68 से 70 mm, जो हमने 62 mm से 70 mm, ये जो हमने अभी डिस्कस किया था वो ये उसका जो डायग्राम है वो दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं जी, ये जो है बेस इसकी, तो बेस जो है वो कॉक मटेरियल जो है उसके साथ बना होता है। इससे बेस shall be 25 mm to 28 mm in diameter and rounded on the bottom। जो इसी के साथ पेंदे के इसी कॉक के साथ उसको फीदर्स को जोड़ा जाता है। शटल का जो वेट है ये उसको 1 इंच जो है वो होनी चाहिए, 25 से 28 mm के दरमियान होता है ये। तो अगर इंचज में उसको किया जाएगा तो वो 1 इंच। और इसका जो वेट है वो 4.74 ग्राम से लेकर मैक्सिमम 5.50 ग्राम तक अप्रोक्सीमेटली उसको लिखा जाता है कि 5 ग्राम जो है वो उसका वजन होना चाहिए। तो इसकी शटल की जो स्पीड है वो कैसे चेक की जाती है कि अगर शटल को बैक सर्विस लाइन है, बैक सर्विस लाइन कौन सी थी? ये वाली लॉन्ग सर्विस लाइन। ये अगर यहाँ पर खड़े होके शटल को हमने हिट करना है तो इसको लाजमन है कि ये दूसरी साइड पर, ये जो लॉन्ग सर्विस लाइन है तो उसके अंदर गिरे। लॉन्ग सर्विस लाइन नहीं, सॉरी, वो जो बेस लाइन है बैक साइड वाली, तो उसके अंदर मिनिमम 53 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 99 सेंटीमीटर तक ये उसके अंदर गिरना जरूरी है। अगर शटल यहाँ से हमने पूरी ज़रब लगाई है और वो वहां तक नहीं पहुंचती, यहाँ पर शार्ट सर्विस एरिया है उसी के अंदर गिर जाती है, तो इसका मतलब ये जो शटल है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह उसकी शटल की जो है वो स्पीड चेक की जा सकती है। तो उसके बाद आते हैं रैकेट की तरफ। ये रैकेट का डायग्राम बना हुआ है। रैकेट के आप देखिए इसमें 4 हिस्से हैं। एक है हैंडल, ये वाला हिस्सा जहाँ से इसको ग्रिप किया जाता है। दूसरा हिस्सा है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक, ये शाफ्ट इसको कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हिस्से को थ्रॉट कहा जाता है। बाज अकात ये होता भी है और बाज अकात कोई डिजाइन ऐसे होते हैं रैकेट के जिसमें ये थ्रॉट मौजूद नहीं होता, तो ये जो शाफ्ट है वो डायरेक्टली अटैच होती है इस हेड से। तो इसको क्या कहा जाता है? हेड। तो हेड के अंदर ये वाला जो एरिया है उसको स्ट्रिंग के साथ, रस्सियों के साथ लचकदार होती हैं, उनके साथ इस तरह बुना हुआ होता है और उसको जो अरब लगाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शटल को, शटल के पेंदे को जो ज़रब लगाने के लिए इस जाल का जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ हिट करते हैं। तो ये 4 हिस्से हैं उसके बैडमिंटन रैकेट के। रैकेट का अगर यहाँ से लेकर ओवरऑल यहाँ तक देखेंगे फ्रेम मुकम्मल, तो ये 68 सेंटीमीटर लंबा होगा। और उसकी अगर चौड़ाई देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 23 सेंटीमीटर जो है उसकी चौड़ाई होती है। ये 230 mm
या 9 इंचेस उसको कहा जा सकता है। तो अगर सिर्फ अकेला हेड तक रहे हम, तो जाल वाला हिस्सा जो है उसकी लंबाई 28 से 29 mm के दरमियान, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 से 29 mm जो है वो होती है। और इसकी जो चौड़ाई यहाँ से लेकर अंदर वाली जो साइड है, तो क्योंकि जाल वाला हिस्सा हम कंसिडर करेंगे, तो ये जाल 22 सेंटीमीटर का मैक्सिमम हो सकता है। तो हैंडल रैकेट का हिस्सा जहाँ से ग्रिप कहाँ से किया जाता है, यहाँ से। तो इसके ऊपर जो है वो पट्टी लिपटी होती है, या कोई ऐसा सूटेबल मटेरियल लिपटा होता है ताकि दौरान खेल अगर जो खिलाड़ी है उसके हाथ के ऊपर कोई पसीना आए तो यहाँ से फिसलन ना हो। तो ग्रिप मजबूत रखने के लिए इसके ऊपर कुछ भी लपेटा जाता है। तो जाल का हिस्सा यहाँ से रैकेट को हिट किया जाता है। जो हेड है वो जाल से बना हुआ होता है। थ्रॉट, जैसे आपको बताया कि आपने देखा होगा अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं तो बाज जो होते हैं वो ये जो शाफ्ट आ रही होती है वो सीधी इसी के साथ जुड़ी होती है, ये अलहदा से पीछे से थ्रॉट नहीं बना होता। तो ये उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है कि बना है थ्रॉट या नहीं बना हो। थ्रॉट अगर बना हो तो इसका मतलब वो अच्छा रैकेट है और मजबूती जो है उसको ज़्यादा होती है। तो ये रैकेट की जो सारी मेजरमेंट हैं वो आ जाती हैं। तो उसके बाद हम आते हैं रूल ऑफ गेम जो है, इसके डिफरेंट रूल ऑफ प्लेइंग हैं उनकी तरफ। यहाँ तक नुमाइशों में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, नुमाइशों तक किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। जी सर जी, आगे चलें जी आगे चलते हैं। इसके डिफरेंट रूल्स हैं खेलने के। सबसे पहले तो है स्टार्ट ऑफ प्ले, कि खेल का जो आगाज है वो कैसे किया जाता है। जैसे हर गेम का किया जाता है, सबसे पहले तो क्या होगा, टॉस। तो टॉस जो टीम जीतेगी उसके पास इख्तियार है कि वो 2 चॉइसेस ले सकती हैं। कौन सी? टू सर्व और रिसीव फर्स्ट। वो चाहे सर्विस ले ले या चाहे वो साइड ले ले। तो जो स्टार्ट है वो उसी के पास चॉइस है, वो या तो सर्विस ले लेती है या साइड का इंतखाब करती है। जिस चीज को उसने इंतखाब कर लिया, जो मुखालिफ टीम है उसको दूसरा इंतखाब करना पड़ेगा। और इसमें है स्कोरिंग सिस्टम। जो एक मैच है वो अमूमी तौर पर बेस्ट ऑफ 3 का होता है। बेस्ट ऑफ 3 का मतलब कि 2 गेम का जीतना जरूरी है। और एक जो सेट है उसमें 21 पॉइंट होते हैं एक गेम में। 21 पॉइंट का सेट होता है। 3 सेट का मैच है तो इसका मतलब 3 में से 2 का जीतना जरूरी है। अगर जो स्कोर है वो 20 आल हो जाए, 2 का जो जीतना जरूरी है। 21 पॉइंट अगर बनाते हैं तो उसमें 2 का फर्क होना भी जरूरी है, यानी कि जो एज है वो 2 का फर्क होना जरूरी है। अगर 2 टीमें हैं दोनों का स्कोर 20-20 है तो ये नहीं है कि जिसने पहले 21 कर लिए वो टीम जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, उसको 2 पॉइंट की लीड लाजमी शो करवाना होगी। 20-21 वाला जीत नहीं सकता, 20-22 हो तो फिर 22 वाला जीत सकता है। अगर एक टीम के 21 पॉइंट है, एक के 22 हैं, तो 22 वाला नहीं जीतेगा, बल्कि 2 की लीड के साथ उसका जीतना जरूरी है। यानी कि 21-23 के ऊपर 23 वाला फिर जो है वो जीतेगा। तो इसी तरह अगर फैसला ना हो पा रहा हो तो 29 तक देखा जाता है। 29 आल जब हो जाए, यानी कि दोनों टीम है या 2 प्लेयर हैं, तो 29 स्कोर हो गया है तो जो भी साइड पहले 30 पॉइंट बना लेगी वो जो है जीती हुई टीम तस्वर की जाती है। तो जो टीम जीतेगी वो अगले राउंड की जो सर्विस है उससे खेल का दोबारा आगाज करती है। तो जो साइड विनिंग अ रैली शैल ऐड अ पॉइंट और स्कोर। रैली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें वॉलीबॉल में रैली का लफ्ज भी डिस्कस कर चुके हैं और कंप्लीट रैली का भी। रैली क्या थी उसमें कि सीक्वेंस ऑफ प्ले है कि जब तक बॉल खेल में रहता, तो इसमें भी यही है कि जब तक शटल खेल में रहती है, शटल
का शटल वैसे भी लफ्ज क्या है, शटल क्यों कहा जाता है कि जो एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक मतवातर हरकत में रहे, चलती रहे। यूनिवर्सिटीज में जाते हैं ना, यूनिवर्सिटी के स्टाफ बने होते हैं, तो वहां पर बसें मूव कर रही होती है, तो उस बस को बस नहीं कहते हम उसको क्या कहते हैं, शटल। शटल आएगी, उसके ऊपर बैठ कर जाएंगे। तो वो शटल क्या है कि एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक वो उनके फिक्स किए होते हैं जी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो वहां तक वो मूव करती रहती है। हर उसका टाइम बना होता है, हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो इसलिए उसको शटल कहते हैं। तो जब तक सर्वस से, क्योंकि खेल का आगाज हुआ है, जैसे ही सर्वस हुई इसका मतलब रैली का आगाज हो गया। जब तक अब शटल खेल में रहेगी इसका मतलब वो रैली चल रही है। जैसे ही कोई फाउल होता है या शटल कोर्ट की सतह के साथ टच हो जाती है, जारी बात है फाउल ही होगा, तो उससे क्या होता है, दूसरी टीम को पॉइंट जो है वो मिल जाता है। जिस टीम ने फाउल किया है उसके मुखालिफ जो टीम है उसको 1 पॉइंट मिलता है। तो इस तरह अगर 21 पॉइंट वो हासिल करते हैं तब वो एक सेट जीतते हैं, एक गेम जीतते हैं। तो 3 गेम का अगर मैच है तो बेस्ट ऑफ 3 है, तो 3 में से 2 गेम्स का जीतना जरूरी है। तो चेंज ऑफ एंड्स है कि साइडें कब तब्दील होती हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट गेम आपने सबसे पहले तो चूज किया, टॉस जीता जिस बंदे ने, उसने चूज किया जी मैं सर्विस लूंगा या मैं साइड लूंगा। तो जब 21 पॉइंट पर गेम एंड होगी तब उसके बाद साइडें चेंज होगी, यानी कि इस तरफ वाली जो टीम थी वो दूसरी तरफ चली जाएगी, दूसरी तरफ वाली टीम इस तरफ आ जाएगी। उसके बाद जब दूसरी गेम होगी तो तब भी यही होगा, अगर उस तरफ वाली टीम दोबारा पहले वाली जगह पर आ जाएगी, इधर वाली दोबारा अपने वापस दूसरी साइड पर चली जाती है। इफ देयर इज टू बी अ थर्ड गेम, अब लाजमी नहीं है कि तीसरी गेम हो, अगर बेस्ट ऑफ 3 है, अगर दोनों गेम एक ही टीम जीत जाती है तो तीसरी गेम नहीं होगी। तो यहीं पर फैसला हो चुका है 2-0 के साथ। तो अगर दोनों एक एक जो गेम है वो जीत चुके हैं तो फिर तीसरी लाजमी होगी। तो जब तीसरी होगी तो उसमें फिर जब जिस टीम के लीडिंग टीम जो है, जिसके पहले 11 पॉइंट हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो साइड है वो तब्दीली उसकी हो जाएगी। तो इस तरह साइड की जो तब्दीली है वो होती है। जी आगे है सर्विस के रूल हैं। अब सर्विस के रूल में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि सिंगल और डबल है। अगर तो सिंगल है तो बिल्कुल सिंपल से हैं, डबल भी बिल्कुल ही सिंपल से हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो उसमें ज़्यादा आपकी दरकार होगी। तो सर्विस के रूल क्या है कि सर्विस को जो सर्विस करवाने के लिए रैकेट से जब हम सर्विस करते हैं तो उसको नेट जो लगा हुआ है उसके ऊपर से गुजर कर दूसरी तरफ जाना उसका जरूरी है। कहाँ, शॉर्ट सर्विस एरिया में नहीं गिरनी चाहिए। जो सर्विस बॉक्स है जो हमने पहले डिस्कस किया है उसके अंदर, यानी कि सर्विस कोड, इधर से सर्विस कोड से सर्विस करवाई है तो उस सर्विस का दूसरे सर्विस कोड तक उसके, यानी कि अगर इधर से राइट से करवाई है तो उसी दूसरी तरफ भी उसका राइट जो सर्विस कोड है उसी के अंदर गिरना, शटल का पहुंचना जरूरी है। इट शैल लैंड इन द रिसीवर सर्वर कोड, सर्विस कोड। तो जो रिसीवर होगा सर्विस वसूल करने वाला, उसके सर्विस कोड में इसका जाना जरूरी है। सर्विस करने वाला और सर्विस वसूल करने वाला आपस में वितरी रुख खड़े होंगे। वितरी रुख की समझ आ गई है आपको? दोबारा मैं आपको बता देता हूँ ये कि आप ये देखिए, ये लिखा हुआ लेफ्ट सर्विस कोड और ये लिखा हुआ है राइट सर्विस कोड। इसका मतलब ये 2 कोड है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। तो इसी तरह इधर भी होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ऐसे ही है। ये लेफ्ट है और ये राइट है, ऐसे ही है। सारे सोए पड़े हैं? नो सर, ये वो लेफ्ट हो जाएगा, वो राइट। जी, जिस तरफ ये लिखा है साइड लाइन फॉर सिंगल, तो ये वाला जो कोट है वो लेफ्ट होगा, और ये वाला जो कोट जिसमें कुछ नहीं लिखा है ये कौन सा होगा, राइट कोट होगा। तो अगर वो राइट से, जी अगर वो इधर से सर्विस करवाता है तो उसका इस कोट में जाना जरूरी है, वितरी रुख इसे कहते हैं। तो अगर वो लेफ्ट साइड से सर्विस करवाता है तो उसका इस तरफ जाकर, इस कोट में जाकर गिरना
जरूरी है। तो ये सर्विस का रूल है। अगर हम यहाँ से सर्विस करवाते हैं, वो नेट तो क्रॉस कर जाती है लेकिन इस आगे वाले एरिया में गिर जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, शॉर्ट सर्विस, और दूसरी टीम को क्या मिल जाता है, पॉइंट। अगर हमने यहाँ से सर्विस करवाई या सिंगल का है और वो गिर जाती है इस गैलरी में, साइड गैलरी में, तो साइड गैलरी तो इंक्लूड ही नहीं है, तो इसलिए वो भी जो सर्विस है वो काउंट नहीं होती। अगर हमने यहाँ से सर्विस करवाई है लेफ्ट कोर्ट से और वो सर्विस गिरती है यहाँ पर बैक गैलरी में, कंसीडर होगी? यस सर, डबल में होगी सर, सिंगल की बात कर रहा हूँ। सिंगल में नहीं होगी सर। बैडमिंटन की बैक कोर्ट में, ये बैक गैलरी में। सर पॉइंट दोबारा जरा बताएंगे। ये देखिए लेफ्ट कोर्ट है, ये यहाँ से खिलाड़ी सर्विस करवाएगा, उसका इस कोर्ट तक पहुंचना जरूरी है। ये राइट सर्विस है, अगर खिलाड़ी इधर से सर्विस करवाता है उसका ये राइट सर्विस कोर्ट है, तो यहाँ पर गिरना जरूरी है। अगर खिलाड़ी ने यहाँ से सर्विस करवाई, यहाँ पर गिर गई, उस कोर्ट के अंदर नहीं गई, बाहर वाला एरिया, ये क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्विस एरिया। अगर यहाँ पर गिरती है तो दूसरी टीम, इस यानी कि इसका फाउल होगा, इस टीम को क्या मिल जाएगा, पॉइंट। ये टीम है, ये सर्विस करवाती है, सिंगल का मैच है, इस खिलाड़ी ने यहाँ से सर्विस करवाई, वो गई इधर साइड गैलरी में। अब चूंकि सिंगल में साइड गैलरी कंसीडर नहीं की जाती, तो इसलिए ये सर्विस फाउल है, दूसरी टीम को पॉइंट मिल जाएगा, इससे सर्विस भी उधर चली जाएगी। और क्या है कि ये खिलाड़ी, सिंगल ही मैच है, ये खिलाड़ी यहाँ से सर्विस करता है, वो बैक गैलरी में जाके सर्विस गिरती है, कंसीडर की जाएगी? मेरा क्वेश्चन ये था। जी सर, कंसीडर की जाएगी क्योंकि बैक गैलरी जो है वो ऑन होगी सिंगल के लिए। बैक गैलरी इन है लेकिन सर्विस के वक्त इन नहीं है। सर्विस का गिरना सर्विस कोर्ट के अंदर जरूरी है, यानी कि खिलाड़ी ने अगर यहाँ से सर्विस की है लेफ्ट सर्विस कोर्ट से, तो वो लेफ्ट सर्विस कोर्ट में ही गिरे, वो पीछे बैक गैलरी में जाके ना गिरे। ये याद रखना है आपने, सर्विस का ये फाउल हो जाएगा अगर वो पीछे बैक गैलरी में जाके गिरता है। ठीक है सर, शॉर्ट कोर्ट में ना गिरे और बैक गैलरी में ना गिरे सर्विस। हाँ जी, ना साइड गैलरी में गिरे ना बैक गैलरी में। सर्विस जो है वो हमेशा सर्विस कोर्ट जो बना है उसके अंदर जाना उसका जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। जी सर सिंगल में जो है वो ड्यूरिंग सर्विस जो है वो बैक गैलरी ऑफ रहेगी, ठीक है। साइड गैलरी तो होती ही नहीं है ना सिंगल में, तो जी। बैक गैलरी सर्विस के दौरान ऑफ रहेगी, वैसे आर्म रैली के दौरान जो है वो ऑन रहती है, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। और डबल में जो है, अगर डबल के कंपटीशन हो रहे हैं तो साइड गैलरी ड्यूरिंग सर्विस जो है वो ऑफ रहेगी, बैक ऑन होगी, लेकिन उसके बाद दोनों जो है वो ऑन होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? ठीक हो गया सर। नहीं किया, शुरू नहीं किया, वो डबल को बाद में करते हैं कंसीडर। तो सर्विस करवाते वक्त जो है वो सर्विस करने वाले खिलाड़ी का पांव, दोनों पांव वो जमीन के साथ, कोर्ट की सतह के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। जिस तरह फुटबॉल में है ना, थ्रो इन करते वक्त अगर खिलाड़ी का पांव उठ जाए तो वो थ्रो इन दूसरी टीम को दे दी जाती है, फाउल हो जाता है। तो इसी तरह इसमें है कि अगर सर्विस करवाते वक्त आपका पांव उठ गया है, दोनों पांव पूरा बेशक ना हो लेकिन उसका कुछ हिस्सा, चाहे वो आगे वाला पंजा हो या एड़ी हो, उसका जमीन के साथ जुड़ा होना जरूरी है। स्टेशनरी पोजीशन जो है वो उसकी होनी जरूरी है। कब तक? जब तक कि सर्विस डिलीवर ना हो जाए। जब सर्विस आपने करवा ली उसके बाद जहां पर मर्जी मूव करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो शटल के पेंदे को हिट किया जाता है, बेस जो है उसको हिट किया जाता है सर्विस करते वक्त किसके साथ? रैकेट के हेड के साथ। रैकेट का हेड कौन सा है? वो जो जाल बुना हुआ है उस एरिया से हिट किया जाता है बेस को। तो जो होल शटल शेल भी बिलो, जो शटल है जब हम सर्विस करवा रहे होते हैं वो 1.15 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट की सतह है उससे जो शटल है वो नीची रहनी चाहिए। ये ना हो कि आप 2 मीटर ऊंची उठा के शटल को और सर्विस करवा रहे हो, अपने हेड से भी ऊपर जा रहे हो, तो वो 1.15 मीटर तक जो है आप उसको उठा सकते हैं। तो द सर्वर जो है वो शैल नॉट सर्व बिफोर द रिसीवर इज रेडी। जब तक वसूल करने वाला अगर रेडी नहीं है, आप सर्विस
नहीं करवाएंगे। अगर आप सर्विस करवा देते हैं, अगला बंदा रेडी नहीं है, तो लेट दे दिया जाता है। लेट आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो है जनरल रूल सर्विस के। अब आगे आ जाते हैं स्पेसिफिक रूल फॉर सिंगल प्लेयर हैं अगर, तो प्लेयर शैल सर्व फ्रॉम एंड रिसीव इन their right service code when the server has scored an even number or 0 point। यानी कि खेल का जो आगाज करना है उसने राइट सर्विस कोड से करना है, क्योंकि इवन नंबर होना जरूरी है उस टीम के, उस प्लेयर के। तो अब 0 है तो 0 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन भी कह सकते हैं उसको। यानी कि वो खेल का जो आगाज है वो राइट कोड से करेगा, राइट सर्विस कोड से। और जो वसूल करने वाला है वो कहाँ पर खड़ा होगा, लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में खड़ा होगा सर। तो नहीं सर करा राइट में सर, अपने राइट साइड पे। राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में। हाँ जी, जो राइट साइड के से आप सर्विस करवा रहे हैं तो उसका अपोजिट। वैसे तो आपको लगेगा ये दूसरी साइड पर खड़ा है, लेकिन उसकी तरफ से वो राइट है, इसकी तरफ से ये साइड राइट है, तो आपस में वितरित तौर पर जो है वो खड़े होंगे। तो द प्लेयर शैल सर्व फ्रॉम एंड रिसीव इन देयर लेफ्ट। तो लेफ्ट कोड से कब सर्विस की जाएगी, जब आपका स्कोर ओड नंबर में हो, यानी कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 पॉइंट हो, 9 पॉइंट हो, 11 पॉइंट हो, तब आपने जो सर्विस करवानी है वो आपने लेफ्ट कोड से करवानी है। अगर आपका स्कोर 0 है, 2, 4, 6, 8, 10, तो तब आपने सर्विस किस कोड से करवानी है, राइट सर्विस कोड से। इसको फॉलो करना पड़ता है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप अपनी ज़बान में मतलब आसान आसान करके बता दें, सर ये तो नहीं समझ आ रहा, ईवन ओड ये वो। चले वो उर्दू में बता देते हैं, पंजाबी में बता देते हैं, जी जैसे सर। सर उर्दू में आसान आसान बता दें, कंसेप्ट किस तरह होते हैं। जी, जो प्लेयर है ना उसने सर्विस करनी है तो राइट कोड से वो सर्विस करेगा। राइट कोड कौन सा है, जो दाईं तरफ वाला उसका राइट, और जो जिसने वसूल करनी है वो भी राइट कोड में होगा। जब खेल का आगाज है, खेल का आगाज इसका मतलब 0 लाबाल उसको कहा जाता है ना, तो 0 पॉइंट के ऊपर है, तो वहां पर उसने सर्विस की है राइट कोड से। अब इसी खिलाड़ी ने दोबारा रैली जीत लिया है, तो अब जारी बात है इसके पास सर्विस आई है, तो इसका है पॉइंट 1, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो अब ये सर्विस जिस जगह से इसने पहले खड़े होकर की थी वहां से नहीं करेगा, ये अपना कोड क्या करेगा, चेंज, ये दूसरी तरफ जाएगा। कौन सी तरफ, लेफ्ट की तरफ। ये देखिए, पहले इसने सर्विस की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रैली फिर जीत गया ये, अब इसका पॉइंट हो गया 1। तो अब जब इसने एक वाली सर्विस करवानी है वो अगर यहीं पर खड़ा होकर करवाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्विस फाउल, पॉइंट दूसरे को मिल जाएगा। इसलिए इसको सर्विस कहाँ से करवानी पड़ेगी, इधर से, लेफ्ट सर्विस कोर्ट में आएगा और फिर ये सर्विस करवाएगा इधर। अगर दोबारा यही जीत जाता है तो फिर कितने इसके पॉइंट हो जाएंगे, 2, तो 2 है तो क्या है, इवन नंबर है, तो ये कहाँ से सर्विस करवाएगा, दोबारा इधर से। यानी कि ये याद रखना है, अगर पॉइंट इवन है तो राइट है, अगर पॉइंट ऑड है तो लेफ्ट है। बस अगर आपको ये याद होगा तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो सर इवन होगा तो राइट साइड से सर्विस करवाएंगे, और अगर ऑड होगा तो लेफ्ट से, ये लेफ्ट साइड से। जी, ये आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है, मैंने सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक जो वर्ड हैं उनको बोल्ड भी किया होगा, तो उसमें आपको बोल्ड में नजर आ रहा है राइट सर्विस कोड कब होगा, जब इवन नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, और लेफ्ट सर्विस कोड कब होगा, जब ओड नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। यहाँ तक समझ आ गई है ना? यस सर। तो आगे चलते हैं। इफ द आप कहेंगे समझ नहीं आई, आसान सी जबान में, कि जब सर्वर कहते हैं सर्विस करने वाले को, जब सर्विस करने वाला ही रैली जीत जाए, मैंने सर्विस की थी, मैं ही जीत गया, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 पॉइंट, और क्या मिलेगी, सर्विस भी दोबारा मिलेगी, कि मेरे पास सर्विस है, दूसरी तरफ सर्विस नहीं जाएगी, सर्विस भी मुझे मिलेगी और पॉइंट भी मुझे मिलेगा। लेकिन मैं सर्विस किससे करवाऊंगा, उसके अल्टरनेटिव कोड से। पहले अगर मैंने राइट से करवाई थी तो अब मैं लेफ्ट से करवाऊंगा, अगर लेफ्ट से करवाई थी तो फिर राइट से करवाऊंगा।
तो उसके बाद जो रिसीवर है, रिसीवर कौन सा है, जिसको सर्विस हम करवा रहे हैं, वसूल करने वाला, अगर वो जीत जाता है, यानी कि सर्विस मैंने की, जीत दूसरा जो मुखालिफ खिलाड़ी है वो गया, तो फिर क्या होगा, दूसरा जो जीता है उसको एक पॉइंट भी मिलेगा, और तब वो क्या बन जाएगा, एक नया सर्वर बन जाएगा, वो सर्वर बन जाएगा न्यू सर्वर। पहले सर्वर मैं था, सर्विस मैं करवा रहा था, अब सर्विस वो करवाएगा। जब वो करवाएगा तो उसके पॉइंट देखे जाएंगे कि उसके पॉइंट कितने हैं, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड नंबर है अगर ताक है तो लेफ्ट कोर्ट में, और अगर राइट दूसरा इवन नंबर है तो वो राइट कोर्ट में। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। सिंगल सर्विस रूल आपका क्लियर। अब आगे आ जाते हैं डबल सर्विस रूल। डबल में क्या है कि वही रूल है कि जो प्लेयर है या टीम है, दो प्लेयर है ना आप इसमें, तो वो उसको प्लेयर भी कहा जा सकता है या उसको टीम भी कहा जाता है। तो जो प्लेयर है वो अगर उसका जो स्कोर है वो क्या इवन है तो वो राइट सर्विस से करेगा, और अगर लेफ्ट उसका जो स्कोर ताक है तो वो लेफ्ट सर्विस से करेगा। ये पहले 2 पॉइंट तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेम वही। उसके बाद क्या है कि वो खिलाड़ी जो अब रिसीवर है, रिसीविंग साइड है, और पहले उसने सर्विस करवाई थी, मतलब सर्विस उसने पहले करवाई थी, इसका मतलब है पॉइंट अब दूसरी टीम का हो गया है, तो वो साइडें अपनी तब्दील नहीं करेंगे, वो अपने उसी कोर्ट में रहेंगे जिससे उसने सर्विस करवाई थी। इसको और ज्यादा मैं आसान करता हूँ, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने सर्विस करवाई थी, तो मेरी टीम ने जो रैली हार ली, इसका मतलब कि जो पॉइंट है वो मेरी दूसरी टीम को मिल गया है। तो अब अगर वो साइडें तब्दील करेंगे, हो सकता है वो करें, हो सकता है वो ना करें, क्योंकि वो फैसला क्या है वो उनके पॉइंट नंबर पे है, वो तो तब्दील होंगे, अपनी जो पोजीशन है वो तब्दील होगी उनकी, लेकिन हम जो हैं वो अपनी उसी पोजीशन के ऊपर खड़े रहेंगे, दोनों पार्टनर। यानी कि मैं अगर राइट में था तो मैं राइट में खड़ा रहूंगा, मैं अगर लेफ्ट में था तो मैं लेफ्ट में खड़ा रहूंगा। तो जो आपस में है वो दोनों प्लेयर है वो रिसीविंग साइड स्टैंडिंग इन द डायगोनली, वो वितरी पोजीशन में जो है वो खड़े होते हैं। प्लेयर shall not change their respective service court until they win a point, जब तक वो पॉइंट हासिल ना कर ले। मैं अब दूसरी टीम के पास है पॉइंट, वो बंदा राइट साइड पर खड़ा सर्विस करवा रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने अभी राइट से नहीं करवानी, मैंने लेफ्ट से करवानी है। वो अगर उसका जो नंबर ऑफ पॉइंट है, नंबर उसके ऑड हैं, तो वो लेफ्ट से करवाएगा, अगर उसके नंबर इवन है तो फिर वो राइट सर्विस कोर्ट है जो उसी से करवाएगा। अब अगर वो उससे करवाएगा तो वो कब इधर आएगा दूसरी साइड के ऊपर, जब वो पॉइंट जीत लेगा। उनका एक स्कोर में और उन्होंने दोबारा सर्विस करवाई, रैली जीत ली, उनके स्कोर में इजाफा होगा। अब जब वो दोबारा सर्विस करवाएगा, क्योंकि अब पहले वो जुफ्त था, अब ताक में चला गया पॉइंट, तो अब वो क्या होगा, दूसरी साइड से जो कोर्ट है उसको चेंज करेगा और दूसरी साइड से वो सर्विस जो है वो करवाएगा। तो सर्विस करवाने वाले अगर रैली जीतते हैं तो पॉइंट भी उनका, सर्विस भी उनकी, और उनका वही खिलाड़ी जो है वो दोबारा सर्विस करेगा, लेकिन किस कोर्ट से, दूसरे अल्टरनेटिव कोर्ट से। और अगर सर्विस वसूल करने वाले ने रैली जीती है, यानी कि एक टीम सर्विस करवा रही है, वो हार गई, और दूसरी टीम जो रैली जीत जाती है वो पॉइंट भी उनको मिलेगा और सर्विस भी उनकी होगी। तो अब सर्विस इधर से कौन करवाएगा, पॉइंट नंबर पे फैसला होगा कि अगर जुफ्त है तो वो जुफ्त साइड के ऊपर जो खिलाड़ी खड़ा है राइट कोर्ट में वो करवाएगा, अगर लेफ्ट है तो वो सर्विस करवाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर जी सर, सर बिल्कुल क्लियर हो गया। सर सर्विस करवाने वाली टीम तो अपनी साइड चेंज करती है, क्या रिसीविंग साइड भी चेंज करती है या नहीं? नहीं, रिसीविंग साइड चेंज नहीं करेगी, वो वहीं पर फिर रहेगी जहां पर वो पहले सर्विस करवा रही थी। यानी कि मैं सर्विस करवा रहा था तो मैं जहां पर खड़ा था वहीं पर खड़ा हूँ, रैली में हार गया, दूसरी टीम के पास सर्विस चली गई है, तो वो तो अपनी साइडें चेंज करेंगे, मैं साइड अपनी चेंज नहीं कर सकता। मैं साइड कब चेंज करूंगा, जब दोबारा से मेरे पास सर्विस आएगी, मैं उधर ही खड़ा रहूंगा,
वो उधर रहेंगे, वो अगर रैली जीत जाते हैं तो वो साइडें अपनी तब्दील करते रहेंगे, मैं साइड तब्दील नहीं कर सकता। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था, आपने कहा था कि थर्ड गेम में जब पॉइंट 18 कहा था सर या 8 कि वो उस टाइम जो है वो 11। 11 पे। ठीक है सर। सर उस टाइम जो है वो साइड्स जो है वो चेंज होती हैं, यानी कि दोनों हाफ जो है वो चेंज होते हैं हाँ, तो। हाफ चेंज होते हैं साइडें। यहाँ जी पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोर्ट की, राइट कोर्ट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। राइट। जब 11 पॉइंट होंगे तब साइड चेंज होंगे, यानी कि पूरी दोनों खिलाड़ी दूसरी तरफ चले जाएंगे, उधर वाले दोनों खिलाड़ी इस तरफ आ जाएंगे। ओके सर। सर मुझे ना एक कंफ्यूजन है, हमने जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो उस वक्त ये था कि जब 8 स्कोर बन नहीं सर, सर 6 स्कोर बनते हैं और जो है 11 बनते हैं, तो उस वक्त जो है वो दोनों तरफ जो है वो साइड चेंज की जाती है। सर ये वॉलीबॉल में होता है या फिर बैडमिंटन में होता है? वॉलीबॉल में होता है 8 पॉइंट के ऊपर, यानी कि अगर फैसलाकुन गेम है ना तो वो 15 8 और 16 पे? 8 पे होगा, 16 पे तो वैसे ही विन हो जाएगी ना, 15 जी पॉइंट की गेम है। तो 8 के ऊपर फिर वो साइडें जो है वो तब्दील होती हैं, वो वॉलीबॉल का रूल है, बैडमिंटन का नहीं है। ओके सर, ठीक हो गया। चले जी आगे आ जाते हैं। फाउल सर्विस करवाएंगे ना, तो अब फाउल भी तो होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं? अगर तो सर्विस ही नहीं वो 1.15 मीटर है उससे ज्यादा ऊपर ना ठाया हो, सर्विस का मतलब का कोड जो है उसके अंदर गिरना जरूरी है। तो ये क्या थी, सर्विस के कानून थे। अगर इनमें से कोई गलती हो गई तो क्या हो जाएगा, फाउल, और फाउल का नतीजा क्या होगा, दूसरी टीम को पॉइंट मिल जाएगा और सर्विस भी आपसे उधर चली जाएगी। और क्या हो सकता है, और सर्विस के दौरान अगर शटल नेट से टकरा जाती है और नेट के ऊपर ही रहती है, दूसरी तरफ क्रॉस नहीं करके जाती, मुखालिफ की टीम तक नहीं पहुंचती, कोर्ट तक नहीं पहुंचती, तो ये क्या है, फाउल है। यानी कि खेल रुक गया, रैली मुकम्मल नहीं हुई। रैली आपने स्टार्ट की, जो आपकी शटल है वो नेट से टकराई, रुक गई, तो ये क्या है, फाउल है। तो खेल के दौरान क्या हो, या मुखालिफ पार्टनर का आपने सर्विस करवाई राइट कोर्ट से, उसको टच करना जरूरी था राइट कोर्ट वाले बंदे का, अभी राइट वाले बंदे ने टच नहीं किया, लेफ्ट वाले ने पहले टच कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फाउल है। दूसरी टीम ने पॉइंट फाउल कर दिया, आपको टीम को क्या मिल जाएगा, पॉइंट। तो ये फाउल है। दौरान खेल क्या कौन कौन से फाउल होते हैं, शटर आप बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाती है, जो हदूद है उनसे बाहर गिरती है, कोर्ट से बाहर चली जाती है, तो ये फाउल है, उसके बदले में पॉइंट मिल जाएगा। उसके अलावा क्या है कि नेट के ऊपर से गुजारना जरूरी है। अगर आपकी सर्विस नेट क्रॉस करके दूसरी सर्विस या खेल के दौरान शटल आपकी दूसरी तरफ नेट क्रॉस करके नहीं जाती तो फाउल है। तो छत या दीवार है साइडों के ऊपर, क्योंकि आप इंडोर खेल रहे हैं, अगर छत है या दीवार है वहां पर सर्विस टकराती है तो फाउल है। उसके अलावा किसी जो बाहर अफराद खड़े हैं या कोई दूसरा पर्सन है उसको अगर आपकी जो शटल टकरा जाती है, फाउल है। या एक ही खिलाड़ी लगातार उसको यानी कि 2 दफा टच कर दे, यानी कि उसने खेला अभी दूसरी तरफ नेट क्रॉस नहीं किया तो वो खिलाड़ी दोबारा उसको टच करे, तो ये क्या हो जाएगा, फाउल हो जाएंगे। तो ये सारे क्या है, फाउल है। उसके बाद और कौन कौन से फाउल हैं कि अगर जो टच इज द नेट और इट स्पोर्ट, जो पोल है उनको टच कर जाए या नेट आपका टच कर जाए किसके किसके साथ, रैकेट के साथ, या आप बजाते खुद नेट के साथ जाकर टकरा जाए या आपके कपड़े नेट को लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा, फाउल है। इनवेड्स यानी कि आप रुकावट का बायस बनते हैं या घुसने की कोशिश करते हैं दूसरे आपके मुखालिफ टीम के कोर्ट में, रैकेट के साथ नेट के नीचे से या नेट के ऊपर से आप उधर जाते हैं, खुद जाते हैं या अपना रैकेट उधर लेकर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाउल है। तो अगर आप दूसरे खिलाड़ियों के लिए रुकावट का बायस बनते हैं या कोई ऐसा लीगल स्ट्रोक जो है, लीगल स्ट्रोक वेयर द शटल इज फॉलोड ओवर द नेट, तो आपको क्या है, आपने इसका मतलब है कि मुखालिफ खेलने लगा था, आपने उसके ऊपर जाके
जबरदस्ती, तो ये क्या है, फाउल के जुमरे में आएगा। या आप कोई ऐसा चलाते हैं, चीखते हैं जिससे दूसरा जो आपका टीम है उसकी तवज्जो इधर उधर होती है, तो ये सारे फाउल के जुमरे में आते हैं। तो अगर आप इनमें से आप कोई भी गलती करेंगे आपको पॉइंट दूसरी टीम को देना पड़ेगा, और अगर कोई आपने ऐसी कोई शदीद गलती की है, अगर दूसरे खिलाड़ी की तरफ थूका है या उसको गालियां निकाली हैं, उसके ऊपर चीखे चलाए हैं, तो आपको जो पेनल्टी भी उसके ऊपर आप पर लागू हो सकती है। उसके बाद लेट। लेट क्या है, पहले हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अभी सर्विस करवाने वाले आप सर्विस करवाने लगा, दूसरा बंदा अभी तैयार ही नहीं है तो लेट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे बंदे का जिसने सर्विस वसूल करनी है उसका तैयार होना जरूरी है। वसूल करने वाला और सर्विस करवाने वाला अगर दोनों ही एट ए टाइम कोई फाउल कर दे, अब जारी बात है दोनों ने सेम फाउल कर दिया है या दोनों एट ए टाइम उन्होंने फाउल किया है कोई ना कोई, तो फिर किसी को पॉइंट नहीं मिला जाएगा। लेट पे क्या होता है कि पॉइंट किसी को नहीं मिलता, वो रैली दोबारा से खेली जाती है। तो इस सूरत में अब दोनों टीमों ने फाउल कर दिया है तो लेट दे दिया जाएगा, रैली जो है वो दोबारा खेली जाएगी। अगर दौरान खेल जो शटल ही टूट जाए या सर्विस वापस करते वक्त सर्विस अटक जाए और नेट के साथ और उसके साथ जुड़ी रहे, तो ये आ जाएगी लेट। अंपायर के नजदीक बाहर से अगर कोई मुदाखलत करता है, अंपायर समझता है जी बाहर से आपका कोच या और कोई खिलाड़ी वो दूसरे खिलाड़ियों को या आपको आपकी तवज्जो जो हटाने की कोशिश कर रहा है, या इनके लाइन जजेस खड़े होते हैं चेक करने के लिए कि कहाँ पर शटल गिरी है, वो जज नहीं कर पाते। जो रिव्यू सिस्टम है ऑटोमेटिक, वो भी इस कंडीशन में नहीं है कि फैसला कर सके, तो इस सूरत में किसी को पॉइंट नहीं दिया जाता, लेट हो जाता है। या कोई भी ऐसी नागहानी सूरत हाल, हादसाती सूरत हाल, बारिश आ जाए अचानक, छत ऊपर से टपकने लग जाए, लाइट्स हैं, आप इंडोर खेल रहे हैं लाइट्स ऑफ हो जाए, आपका नेट गिर जाए, तो इन सारी सूरत हाल में क्या होता है, लेट दे दिया जाता है। उसके बाद इंटरवल वक्फे जो हैं, वो वक्फे इसके बड़े थोड़े थोड़े से हैं, सिर्फ 60 सेकंड का वक्फा होगा। कब, जब किसी भी टीम का स्कोर 11 पॉइंट हो जाए तो 1 मिनट का जो वक्फा है वो दे दिया जाता है। उसके अलावा फर्स्ट और सेकंड गेम के दौरान, फर्स्ट गेम के दौरान भी और सेकंड गेम के दौरान भी जो 2 मिनट का या 120 सेकंड का वक्फा होगा। अगर थर्ड गेम खेलनी है तो जारी बात है सेकंड हाफ जो सेकंड गेम के बाद फिर 2 सेकंड का जो वक्फा लाजमी दिया जाएगा। ओनली व्हेन द शटल इज नॉट इन प्ले एंड अंटिल द प्लेयर हैव टेकन अ पोजीशन टू सर्व एंड रिसीव शैल द प्लेयर बी परमिटेड टू रिसीव एडवाइस ड्यूरिंग अ मैच। तो वक्फे सिर्फ है वो 60 मिनट, आपने ये याद रखना है 11 पॉइंट है तो 60 सेकंड का वक्फा है। अगर एक सेट पूरा हो गया, दूसरे सेट शुरू करने से पहले जो वक्फा है वो 2 मिनट का मैक्सिमम मिलेगा। तो उसके बाद आ जाते हैं मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं इसकी। सिंगल आपको बता दिया है, सिंगल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही प्लेयर होगा दूसरी तरफ कोई प्लेयर ही ना हो, दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी होगा। मैच वेयर देयर इज वन प्लेयर ऑन ईच साइड, ईच एक खिलाड़ी इस तरफ है एक खिलाड़ी उस तरफ से है, तो इस तरह का जो मैच होगा उसको क्या कहा जाएगा, सिंगल। और डबल क्या होगा, जब दोनों तरफ 2-2 खिलाड़ी मौजूद हैं तो उनको डबल कहा जाता है। सर्विंग साइड कौन सी है, जो सर्विस करवा रही है, जिसके पास शटल है, जिसने खेल का आगाज करना है, जिसके पास हक है सर्विस करवाने का, उसको क्या कहा जाएगा, सर्विंग साइड। और रिसीविंग साइड कौन सी है, जिसने टॉस के बाद फैसला किया था कि उसने कोर्ट लेना है, वो रिसीविंग साइड है। या टीम वो रैली हार गई है तो दूसरी टीम के पास सर्विस चली गई, तो अब ये कौन सी बन जाएगी, रिसीविंग साइड। तो रैली क्या है, वो हम वॉलीबॉल में भी था, उसमें सिर्फ लफ्ज शटल की जगह के ऊपर बाल था, अब यहाँ पर बाल की जगह पर शटल आ जाएगा। तो आ सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर स्ट्रोक स्टार्टिंग विद सर्विस, सर्विस के बाद जो खेल जारी रहता है, एक स्ट्रोक भी हो सकता है या लगातार वो जारी रह सकता है। तो जब तक बाल खेल में, वो शटल खेल में रहेगी उसको क्या कहा जाएगा, रैली। स्ट्रोक क्या होता है, प्लेयर की कोई ऐसी हरकत है जिसमें वो रैकेट के साथ शटल को जानते हुए देखते हुए तवज्जो के साथ हिट करता है, उसको क्या कहा जाएगा, स्ट्रोक। एलाई क्या
किसे कहते हैं, इसको साइड गैलरी भी कहते हैं। साइड एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट 1.5 फीट की होती है ऑन बोथ साइड, दैट इज यूज्ड फॉर डबल प्ले। सिंगल में इस्तेमाल नहीं होती, डबल में इस्तेमाल होती है। साइड गैलरी भी इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम एलाई है। तो उसके अलावा बाद है बैक एलाई, यानी कि बैक गैलरी जो है, एरिया बिटवीन द बैक बाउंड्री लाइन। बैक बाउंड्री लाइन कौन सी, बेस लाइन। और लॉन्ग सर्विस लाइन, लॉन्ग सर्विस लाइन कौन सी थी, एक दो लाइनें थी, एक शॉर्ट सर्विस लाइन, एक लाइन थी शॉर्ट सर्विस लाइन और दूसरी थी लॉन्ग सर्विस लाइन, यानी कि सर्विस कोड जो बना था उसकी जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग सर्विस लाइन। उसके बाद क्या है, बेस लाइन। बेस लाइन क्या है, वही बैक लाइन जो है। तो बेस लाइन, बैक बाउंड्री लाइन एट ईच एंड ऑफ कोर्ट, तो उसको क्या कहा जाता है, बेस लाइन। उसके बाद है बर्ड और बर्डी जो है, ये शटलकॉक का दूसरा नाम है, क्योंकि अमूमी तौर पर जो बर्ड है किसी परिंदा, उसके परों से ये बनी होती है, नेचुरल फीदर होते हैं, तो इसलिए इसको बर्ड या बर्डी जो है वो भी कहा जाता है। उसके बाद है कैरी। कैरी किसे कहते हैं, इलीगल टैक्टिक है, आल्सो कॉल्ड स्लिंग और थ्रो, के जानबूझकर आप शटल अपने रैकेट को इस तरह रखते हैं कि शटल ऊपर से आया आपके रैकेट के ऊपर ठहरे, यानी कि ये लगे कि आपने जानबूझकर शटल को रोका है, एंड हेल्ड रोका हुआ है, एंड रैकेट देन स्लंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रोक, और उसके बाद उसको उठा के आप दोबारा से मारें, तो ये क्या है, कैरी इलीगल है, फाउल हो जाएगा। क्लियर क्या है, अ शॉट हिट डीप टू द अपोनेंट बैक आउट, आप इस तरह से शॉट मारते हैं कि वो अपोनेंट का बैक कोट जो है वहां पर जाकर गिरती है, तो उसको क्लियर शूट कहा जाता है। ड्राइव है अ फास्ट एंड लो शॉट दैट मेक अ हॉरिजॉन्टल फ्लाइट ओवर द नेट, नेट के ऊपर से गुजरती है, फास्ट भी हो सकती है और तेजी के साथ, लेकिन जो उसकी हाइट है वो कदरे लो होती है, तो इस वजह से उसको ड्राइव शॉट कहा जाता है। फ्लिक कहा जाता है क्विक रिस्ट एंड फोर आर्म रोटेशन, आप अपने हाथ को इस तरह से मूव करते हैं कि खिलाड़ी को लगे कि जो शटल है वो इस तरफ से आएगी, लेकिन वो ज्यादा तेजी के साथ उसके दूसरी तरफ जाकर गिरे, तो वो फ्लिक उसको कहा जाता है। उसके बाद किल है कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी तेजी के साथ शटल को खेला है, शॉट की है कि मुखालफ जो आपका खिलाड़ी है वो वापस उसको खेल नहीं सका, तो इसका मतलब किल शॉट थी। नेट शॉट क्या है, शूट हिट फ्रॉम द फोर कोर्ट दैट जस्ट क्लियर द नेट एंड ड्रॉप शार्पली, आप बिल्कुल आसान यानी कि नेट के बिल्कुल ही साथ खेल लेते हैं कि बस जो वो क्रॉस करती है क्रॉस करती है और जो नेट के दूसरी तरफ जो आपकी शटल जो है वो गिर जाती है। उसके बाद है जी पुश शॉट, जेंटल शॉट भी इसको कहा जाता है, प्लेड बाय पुशिंग द शटल विद लिटिल रिस्ट मोशन, जो आपकी कलाई है उस रिस्ट मोशन है उसके इस्तेमाल करते हुए यूजुअली फ्रॉम नेट और मिड कोर्ट टू द अपोनेंट मिड कोर्ट, अपने मिड कोर्ट से आप खेलते हैं और अपोनेंट के मिड कोर्ट में जो है वो चली जाती है। उसके बाद स्मैश है, स्मैश लफ्ज आपको पता है वॉलीबॉल में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है स्मैश की, तो यानी कि जंप लेते हुए कोर्ट में हवा में आपने जंप लिया और पावरफुल जो है वो हिट की है, तो इसको क्या कहा जाएगा, मुखालफ के कोर्ट में आपने हिट की है और उसका जो फर्श है उसको टकरा गई है, तो इस शॉट को इसको क्या कहा जाएगा, स्मैश। तो उसके बाद है जी मेजर कप एंड ट्रॉफी ऑफ वॉलीबॉल। स्मैश का दोबारा बता दो कि स्मैश क्या होती है। जंप लेते हुए आपने जंप लिया, जिस तरह वॉलीबॉल में स्मैश क्या होती है, जंप लेते हैं ना हवा में, तो इसमें भी हवा में आप जंप लेते हैं और जो इस तरह उसको खेलते हैं कि आपका जो रैकेट उसको इस तरह पुश करता है कि शटल मुखालफ कोर्ट की जो फर्श है उसके साथ जाकर टकराती है, तो उसको स्मैश कहा जाता है। सर प्लीज किल और नेट शॉट और पुश शॉट समझा दें। नेट शॉट हिट फ्रॉम द फोर्स कट दैट जस्ट क्लियर द नेट एंड ड्रॉप शार्पली, आप इस तरह पीछे से आते हैं जोर से अपनी तरफ से हिट उसको लगाया जी, ये अब फोर कोर्ट कहते हैं अगले वाला, शॉर्ट सर्विस एरिया जिसको कहते हैं फोर कोर्ट वो एरिया है,
तो वहां से आप हिट करते हैं, वो नेट को क्रॉस करके नेट के दूसरी साइड के ऊपर गिर जाती है, बिल्कुल साथ ही तेजी के साथ कि मुखालिफ खिलाड़ी उसको उठाने के पोजीशन में नहीं होता, तो उसको नेट शॉट कहा जाता है। और सर किल और पुश शॉट? किल किल ऐसी शॉट, फास्ट डाउनवर्ड शॉट दैट कैन नॉट बी रिटर्न, जिसे वो वापस आपको खेल ही ना सके, यानी कि आपने इतनी स्पीड के साथ इतनी तेजी के साथ नीचे की तरफ बाल को उसको शटल को खेला है कि मुखालिफ जो खिलाड़ी है वो इस काबिल नहीं है कि उसको खेल के दोबारा वापस भेज सके। और क्या था सर? पुश शॉट। पुश शॉट क्या है कि आप अपने कोर्ट में खड़े हैं, मिड कोर्ट में दरमियान में खड़े हैं, और यहाँ से आप ऐसे उसको पुश करते हैं कि दूसरे जो कोर्ट है उसके बिल्कुल दरमियान में जाती है, यानी कि जिसे वो आसानी के साथ खेलने की पोजीशन में होता है। यानी कि हम अमूमी तौर पर जो खेलते हैं अगर प्रैक्टिस के तौर पर, तो वो हम पुश शॉट ही कर रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे होते हैं कि हम भी इधर से खेल रहे हैं, वो भी आगे से उसको टच करें। तो दौरान मैच जब अगर आप इस तरह की पोजीशन में ऐसे शॉट खिलवाएंगे, आप बल्कि बस थोड़ी सी अपनी जो रिस्ट है उसको हरकत में लेकर आते हैं और रैकेट के साथ उसको हिट करते हैं कि वो बस मुखालिफ के मिड कोर्ट तक ही जाए, तो ऐसी शॉट को पुश शॉट कहा जाता है। सर किल में डाउनवर्ड का क्या मतलब है? यानी कि नेट के करीब तरीन होगी हमारी शटल? नहीं, डाउनवर्ड का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बड़ी स्पीड के साथ आती है। अच्छा अच्छा, सही हो गया सर। नेट के साथ जो बिल्कुल आएगी वो तो नेट शॉट है ना। जी सर, क्लियर हो गया। चले आगे चलते हैं जी। सर ये फ्लिक को थोड़ा सा जरा रिप्रेजेंट करें, सरप्राइज एंड अपोनेंट इन द परमानेंट, ये वाली थोड़ी सी जरा समझाना है। फ्लिक वाले के अंदर सर, फ्लिक अ क्विक रिस्ट एंड फोर आर्म रोटेशन। आप अपना जो फोर आर्म है और रिस्ट है उसको तेजी के साथ रोटेट करते हैं, दैट सरप्राइज एन अपोनेंट, जिससे क्या होता है यानी कि अपोनेंट ने अप्रोच अपनी सेट की हुई है कि आप इस तरफ से आप हिट कर रहे हैं तो आप उसके इस जगह के ऊपर जो शटल है वो पहुंचेगी, लेकिन आपने उसको हिट करते हुए अपनी रिस्ट और फोर आर्म को जल्दी से तेजी के साथ उसको ऐसे घुमाया है कि जो उसका एंगल है वो ही चेंज हो गया है, तो वो समझता है कि मेरे इस तरफ आएगी, लेकिन वो दूसरी तरफ उसके पास जो है उसके पास से जो गुजर जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? फ्लिक। क्रिकेट में अमूमी तौर पर फ्लिक शॉट होती है कि बस रिस्ट से ऐसे करते हैं और वो बॉल ऊपर से जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर। ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। उसके बाद आ जाते हैं जी मेजर जो कप हैं और ट्रॉफी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे मेजर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट इन बैडमिंटन। 5 तरह के ये कंपटीशन होते हैं। मैन सिंगल का मतलब कि इधर भी खिलाड़ी मर्द होगा, दूसरी तरफ भी मर्द, और एक होगा। वुमेन सिंगल का मतलब इधर भी एक औरत होगी, दूसरी तरफ भी एक औरत होगी, दोनों सिंगल खिलाड़ी खेलेंगे। मैन डबल में क्या होगा कि 2 खिलाड़ी इस तरफ होंगे, 2 खिलाड़ी उस तरफ, दोनों मैन होंगे। और वुमेन में क्या होगा कि 2 खवातीन इस तरफ और 2 खवातीन दूसरी तरफ होंगी। और मिक्स्ड में क्या होगा, 1 खातून होगी और 1 मर्द, मेल प्लेयर और फीमेल प्लेयर दोनों जो हैं वो होंगे। तो ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है पहली मर्तबा 1977 में ऑर्गेनाइज की गई। मैंने आपको बताया था पहले कि ये 3-3 साल, जो पहली 3 है ये 3-3 साल के गैप से हुई, 1977 फिर 1980 फिर 1983, उसके बाद ये हुई हर 2 साल के बाद। तो ओरिजिनली होस्टेड एवरी 2 ईयर, बाई एनुअल टूर्नामेंट है ये। तो 2003 से बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो हैज बीन हेल्ड एवरी ईयर एक्सेप्ट द ईयर ऑफ समर ओलंपिक गेम, यानी कि जिस सालों में 2003 के बाद समर ओलंपिक आई हैं, ओलंपिक गेम्स आई हैं, सिर्फ उस साल इसका फिर चैंपियनशिप नहीं हुई। वो कौन कौन सा? 2016 में, 2012 में और 2020 में ओलंपिक गेम्स थी। तो इनमें ये दोबारा इन ईयर में ये मुनक्कद नहीं हुई, अदरवाइज ये 2003, 2004, 5, 6 तो इस तरह ये नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर जी आ रही है, शायद उनके पास नेट का इशू वर्ल्ड होगा, क्लियर आ रही है। वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है वो हर साल होती है? जी, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप अब हर साल होती है। ओके जब सर। स्टार्ट हुई थी पहले 3 सेशन इसके 3-3 साल के गैप से, उसके बाद फिर ये 2-2 साल के गैप से, और 2003 के बाद से ये हर साल होती है, सवाए 2012 की ओलंपिक्स वाला साल इसमें नहीं हुई, 2016 का ओलंपिक वाला साल उसमें नहीं हुई, और 2020 की ओलंपिक्स वाला साल यानी कि गाल 2021 में बना था कोविड की वजह से, तो इनमें ये ओलंपिक में ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हुई। उसके बाद इसका है अच्छा सर जी, HCBC। इसका मतलब है समर ओलंपिक 2024 में आएंगी, उसमें भी नहीं होगी ये? हाँ जी, सर 1977 के बाद 1980 में हुई, और किस साल में हुई है 3 साल बाद? 1980, उसके बाद 83, 83। उसके बाद फिर 2-2 साल के गैप से होती रही हैं। तो उसके बाद जी जो सेकंड है वो सर्किट टूर्नामेंट, सर्किट कहते हैं जी, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरे से तीसरा, तीसरे से सर्किट ट्रेनिंग भी आपने पढ़ा होगा कि एक ट्रेनिंग खत्म करते हैं दूसरी शुरू करते हैं, दूसरी खत्म होती है उससे अगली, यानी कि तो इसी तरह ये 26 टूर्नामेंट जो है टॉप वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर के, उनको मिला के ये पूरा वर्ल्ड टूर जो इसका होता है बैडमिंटन का, HCBC BWF वर्ल्ड टूर उसे कहा जाता है। 26 टूर्नामेंट अट्रैक्टिंग द टॉप वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर इन सिंगल एंड वुमेन एंड डबल एंड मिक्स्ड, यानी कि 5 इवेंट हो जाते हैं, सिंगल मेल फीमेल, डबल मेल फीमेल और मिक्स्ड टूर्नामेंट। प्लेयर ऑन द टूर कम्पीट इन 26 टूर्नामेंट, तो 26 टूर्नामेंट में खिलाड़ी हिस्सा लेता है, उस बुनियाद के ऊपर फिर इनकी पोजीशन बनती है, रैंकिंग बनती है, तो जो ये जीतता है इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड टूर का वो फाइनलिस्ट, उसको द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा जाता है कि बैडमिंटन का इससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, क्योंकि ये वो प्लेयर है जो साल में वो वर्ल्ड टूर पूरा खेल के आया है, वो 26 टूर्नामेंट खेल के आया और 26 का 26 वो उसकी रैंकिंग जो है वो सबसे बेहतरीन होती है जो फाइनल में पहुंचते हैं। उसके सर बाद 26 टूर्नामेंट समझ नहीं आए। 26 टूर्नामेंट होते हैं, उनकी रैंकिंग की बुनियाद के ऊपर एंड के ऊपर इनके फैसला होता है, फाइनल मैच होते हैं, यानी कि एक खिलाड़ी 26 इवन टूर्नामेंट खेल के आ रहा होता है, तो उसको वर्ल्ड टूर कहते हैं, यानी कि मैं वर्ल्ड टूर है तो यहाँ से शुरू किया जी, पहले इंग्लैंड में शुरू हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो फाइनलिस्ट हुए तो फिर दोबारा से यही खिलाड़ी गए उधर अमेरिका चले गए, वहां से जापान में चले गए, तो इस तरह ये 26 टूर्नामेंट खेलते हैं, उनकी रैंकिंग वाइज होती है फिर, और रैंकिंग की बुनियाद के ऊपर ईयर गेनिंग रैंकिंग पॉइंट, तो उस पॉइंट की बुनियाद के ऊपर जो फाइनल होता है उनका, वो टॉप जो होते हैं 6 से 8 प्लेयर वो फाइनल खेलते हैं, उनमें से जो सबसे फाइनल में जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर है बैडमिंटन का। तो उसके बाद आ जाता है थॉमस कप, तो थॉमस कप ये आपको याद होगा अच्छी तरह, ऊबर कप भी, थॉमस कप भी, अगर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और थॉमस कप क्या है, वर्ल्ड मैन टीम चैंपियनशिप है, ये याद रखना है, थॉमस सिर्फ मर्दों का है, ऊबर कप सिर्फ औरतों का है, अगर ये आपको पता चल गया तो बस आप ये अगर आपने माइंड में बिठा लिया, थॉमस कप सिर्फ मर्दों का और ऊबर कप सिर्फ खवातीन का। तो थॉमस कप पर वर्ल्ड मैन टीम चैंपियनशिप भी है, पहली मरतबा 1948 और 49 में ये खेली गई थी, ये हर 3 साल के बाद होता है, फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। आइडिया इसका दिया था किसने, फर्स्ट प्रेसिडेंट था जो गवर्निंग बॉडी का, सर जॉर्ज थॉमस, तो और उसी ने इसकी जो ट्रॉफी थी वो डोनेट की थी, तो उसके नाम से इसको जाना जाता है थॉमस कप, सर जॉर्ज थॉमस की वजह से। तो 1948-1949 में पहली मरतबा मुनक्कद हुआ, ये सिर्फ मेल का है, और फीमेल के लिए कौन सा है, इसी का अल्टरनेटिव, यानी कि मेल का थॉमस होगा तो इसका अल्टरनेटिव कौन सा हो रहा होगा, ऊबर कप। ऊबर और वुमेन वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप वाज एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 190, 56 एंड 57, 1956-57 में ये हुई थी ऊबर कप। तो ये ऊबर कप जो है वो सिर्फ खवातीन का होता है। एक ये है द सुदीरमैन कप, ये खेला जाता है कहाँ पर, जकार्ता में, इंडोनेशिया में, वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप है जो हर 2 साल बाद होती है, यानी कि
उसको कह सकते हैं कि जिस तरह हॉकी में सुल्तान अजलान शाह कप होता है मलेशिया में, तो है वो उनका नेशनल, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि अब जो दुनिया की जो टीमें उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसी तरह जो द सुदीरमैन कप है वो था उनका लोकल कप, हर 2 साल बाद होता था, लेकिन अब इसमें क्या है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जो टीमें हैं वो हिस्सा लेती हैं। द इवेंट वाज फर्स्ट हेल्ड इन द बुंग सर ये जो है सदूरी मैन कप, ये मर्दों औरतों का नहीं है, मतलब किसी एक का स्पेसिफिक नहीं है? ये दोनों का होगा, ये दोनों को मिलेगा? इसमें दोनों ही शिरकत करते हैं, मेल भी और फीमेल भी, यानी कि उनका इवेंट है, मेल के सिंगल फीमेल के सिंगल, तो उस तरह। तो जो कप है ये डिक सुदीरमैन अ फार्मर इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर था, फाउंडर था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया का, उसके नाम पे ये कप जो है वो जाना जाता है। 1989 से ओनली 3 कंट्री इंडोनेशिया, कोरिया एंड चाइना हैव वॉन द सुदीरमैन कप। इसके अलावा और कोई टीम जो है वो इसको जीत आज तक नहीं सकी, सिर्फ यही टीमें हैं कंसेक्टिवली चली आ रही, या इंडोनेशिया जीतती है, या कोरिया जीतती है, या चाइना जीतती है। तो द चाइनीज टीम विन इन 2015 वाज देयर 10th विन ऑफ द सुदीरमैन कप, यानी कि जो 2015 में जब चाइना ने ये जीता था तो ये उनका 10वां कप था। शुरू कब से हुआ? 1989 से। 1989 से 10, तो ये आप निकाल लें, हर 2 साल बाद होता है, 20 साल, तो समझें ये हो गए। तो उसमें से ये 10 कप जो है वो चाइना जीत अभी तक चुका है। तो इसके साथ ही जो हमारा आज का टॉपिक है उसका इख्तिताम करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है वो बेहतर है कि आप ग्रुप डिस्कशन वाले में कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी मूव करना है, बहुत लंबा सफ़र करना है, मैंने मुल्तान पहुंचना है, सुबह प्रैक्टिकल की ड्यूटी है, तो वहाँ पर मैंने जाना है। तो इस वजह से जो भी क्वेश्चन है वो मैं अभी, चूँकि लेट हो रहा हूँ, पहले ही 5 बजे का प्लान था,